आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो डेली शराब पीकर आते हैं और अपनी बीवियों को मारते हैं। वजह बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मेजर वजह है जो फ्रस्ट्रेशन उन्हें मिल रही है, राइट। और ये उनका एक कोप अप मैकेनिज्म होता है। अगर पाकिस्तान के केस में मैं देखूं तो पीटने वाला शौहर है पाकिस्तान आर्मी, पिटने वाले हैं सियासतदान जो बीवी पिट रही है, और जो सहमे हुए डरे हुए बच्चे देख रहे हैं जिनकी मेंटालिटी पर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, वो है पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग। और जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन हुई है वो है इंडिया। इंडिया से 4 जंग हारने के बाद पाकिस्तानी आर्मी का जो मोरल है, इट हैज़ हिट द रॉक बॉटम। और मैं इसकी आज पूरी तारीख डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से इंडिया के साथ जंगों ने पाकिस्तान की पूरी जो आइडियोलॉजी थी, जो कि रिलीजियस आइडियोलॉजी थी, वो टोटल चेंज कर दी, और जो फ़ौज के बेसिक रूल थे उससे ये हट गए। तो अगर मैं तारीख की बात करूं तो अंग्रेज़ जब रिक्रूट करता था तो अंग्रेज़ कभी भी देखें मज़हब को थोड़ा बहुत करता था। अगर मुसलमानों की भर्ती करानी है तो कुरान पाक पर हाथ रखवाएंगे, वो सारे काम करते थे ताकि एक एलिजियंस बनी रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं करते थे, राइट। ज़्यादा इसलिए नहीं करते थे, उन्हें ये डर था कि कहीं ये खुद ही बगावत ना कर दें। हालांकि मुसलमान को अंग्रेज़ ने इस तरीके से लगाता था 1857 के बाद कि ये किसी तरीके के हंगामे ना करें। एक ब्रिटिश पॉलिसी थी कि इंडो मुस्लिम डिवाइड 1857 के बाद ही उन्होंने चालू किया। इस पर मैंने सेपरेट वीडियोस किए हुए हैं, आप देख लेना। प्लस एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो अंग्रेज़ करता था वो करता था स्टूजेस, अपने पिट्ठू। तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ वाले, जिन्हें पाकिस्तान का फोर फादर कहा जाता है, जो कि अहमदिया थे आयरोनिकली, वो इसी तरीके के एक अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, राइट। अच्छा, अंग्रेज़ जितने भी लोगों को रिक्रूट करता था उन लोगों को, अब ऑफ कोर्स रेजिमेंट में मौलवीज होते थे, लेकिन मौलवी वॉज मोर लाइक अ कॉमिकल फिगर। लोग उनका हंसी मजाक सोचते थे, बस इसे ऐसे ही रखा हुआ है, राइट। एंड पीपल वर वेरी ट्रेंड, बिकॉज ब्रिटिश आर्मी के ट्रेंड लोग थे, इतनी ज़्यादा मजहबी बातें नहीं होती थी। हिंदूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे। मुस्लिम्स को ऑफकोर्स, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया कि ब्रिटिश पॉलिसी थी फेवर करने की, मुसलमानों को फेवर किया जाता था, माइनॉरिटी के ऊपर मेजॉरिटी के ऊपर माइनॉरिटी बिठाने की ये ब्रिटिश टैक्टिक अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो धीरे धीरे ये सारा काम चल रहा था, राइट। फिर 1947 आया और 2 कौमी नज़रिए पर ये मुल्क डिवाइड हो गया, इंडिया डिवाइड हो गया, राइट। अच्छा, जोड़ के रखने का सिर्फ एक ही ग्लू था, वो रिलीजन था, राइट। क्योंकि आपने बेसिकली अलग अलग ट्राइब के अलग अलग लोगों को इकट्ठा कर दिया, बलोच में, पठान में, पंजाबी में, मुहाजिर में, सिंधी में, इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है छोड़ के मज़हब, राइट। अच्छा, इंडिया ने भी यही किया। इंडिया में भी देखा जाए डिफरेंट एथनिक ग्रुप, सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, लेकिन इंडिया रिलीजन के बेसिस पर उन्होंने उनकी कारकर्दगी और जो भी उनके प्रोसीजर्स थे, दे वर नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। और इसी की वजह से इंडिया सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। मज़हब की बिना पर लोग कहते हैं मज़हब की वजह मज़हब थी, लेकिन एक्चुअली वजह मज़हब नहीं थी। वजह थी जो दंगे जिन्ना साहब ने कराए। सारे वीडियोस मैंने उस पर किए हुए हैं, आप देख लेना। जिन्ना साहब दंगे कराते थे, सारे सियासतदान, सारे गुंडे इन्होंने भर्ती किए हुए थे। सारे जो मिलिट्री के जो पार हंगरी लोग थे, उन्हें पहली बार मौका मिला था पार में आने का। जो हिंदूज़ के नीचे सर्व कर रहे थे, उससे पहले अंग्रेज़ों के नीचे सर्व कर रहे थे, राइट। सेकेंड ग्रेड जो ऑफिसर्स थे, दे गॉट अ चांस। फिर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पूरा ग्रैब कर लिया। देखिए, जो सेकंड ग्रेड ये जो लोग थे जिन्होंने क्या कहते हैं, जो पार में आ गए, जैसे मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने किया हुआ है कि इंडिया के पास जो हिंदू जनरल्स थे, देवर एक्सेलेंट जनरल्स, जो रियल मिलिट्री जो लड़ना जानते थे, टैक्टिक्स में, फॉर्मेशन में अच्छे थे। परमिंदर सिंह भगत की बात की मैंने, जो कि फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस जिन्हें मिला था। प्लस आप देखें, सैम मानेकशॉ रहे हैं, KM करियप्पा रहे हैं, थिमैया रहे हैं, तो सारे लेजेंडरी जनरल हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आपको एक भी फौजी वो नहीं मिलेगा जिसने कोई जंग जीती हो, राइट। ज़िया-उल हक ने थोड़ी बहुत कामयाबी की थी जब इन्होंने अपने ही साथ के मुसलमानों का फ़िलिस्तीन में कत्ल किया था, राइट। वो भी निहत्ते बेचारे लोग थे, उस पर एक सेपरेट वीडियो करूँगा और आपको बताऊँगा किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने ही मुसलमानों, जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा रहता है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इसराइल, राइट, तो कैसे इन्होंने फ़िलिस्तीनियों का पैसा लेकर खून बहाया था। लेकिन ये अलग स्टोरी है, अभी चलते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान को लेके, वो लोगों को ये लगता है कि भाई
तो जिन्ना साहब की बात करते हैं कि साहब उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर में कहा था कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं। बात यह है उन्होंने इतनी सारी स्पीचेस दी थी, बात करने से क्या होता है, एक्शन तो कुछ नहीं थे ना, एक्शन में तो आप ज़ीरो थे। आपने जब मज़हब के बेसिस पर दंगे करवाए तो बाद में आप बोलो, आप बेसिकली किसी का मर्डर करके आ जाओ, दूसरे से कहने लगो जी झूठ मत बोलो, ये पाप होगा या गलत बात है, राइट। तो आपकी कौन सुनेगा, आप तो खुद मर्डर करके आए हैं। तो वही चीज़ हुई, वीडियोस में मैंने सारा कुछ बताया। अच्छा, बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि ये सारा काम स्टार्ट हुआ जिया-उल हक के टाइम पे। तो जिया-उल हक ने जो गाड़ी चल रही थी उसको एक्सेलरेट किया। ये एक्चुअली पहले ही स्टार्ट हो गए थे अयूब खां के दौर में। जब 65 की जंग हुई, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम हुए, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने हिंदूज़ के बारे में फाइटिंग एबिलिटीज़ पर डिस्पैरेजिंग कमेंट्स किए। उन्होंने कहा हिंदू डरपोक है, ये लड़ नहीं सकता और हमारी 1000 साल से हमारा गुलाम रहा है, ये जाओ जगुलर वीन काट दो अखनूर की, इंडिया के लोग शिकस्त खा जाएंगे। अपने लोगों से झूठ बोल रहे थे, इन्हें शायद असल तारीख ही नहीं पता, राइट। पता भी होगी कि कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, कौन चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सारे अब इन्हें पता ही नहीं था कि इंडिया की एरी जो इनफैक्ट जो ओनली नेवी आई है एशिया की, डेट वाज अ नेवी फ्रॉम द साउथ इंडिया के जो चोलास थे, उन्होंने प्रॉपर एक नेवल पार की थी जिसने पूरे प्रेजेंट डे थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया को भी कैप्चर किया था, राइट। चौलक्यास थे, बहुत सारे थे, पांडवास थे, सतवाहनास थे, मराठा जिन्होंने मुगलों को हराया था, जो कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेच एम्पायर थी। ये बातें तो इन्होंने किसी को बतानी नहीं थी, इन्होंने ये उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई। 65 की जंग में पहली बार पाकिस्तान जो कि सेक्युलर आर्मी थी उसको इस तरीके की मजहबी बातें बताई गई। हुआ क्या अलग बात है, जंग हार के आ गए, रियलाइजेशन हो गया। अच्छा, 71 में यही काम याह्या खान ने किया जब उन्होंने अपील की मुसलमानों को कि ये इस्लाम जिहाद है और आप लड़ें। तो अब जब आप फौज में रिलीजन मिक्स करते हो, अंग्रेज जिसके शुरू से खिलाफ रहा था और राइटली सो, आपने जैसे ही मिक्स किया थिंग्स स्पाइरल्ड एंड दे गॉट आउट ऑफ हैंड। अगर आज आप पाकिस्तान में देखें तो आपको 2 टाइप के जनरल मिलेंगे। एक होते हैं विस्की जनरल, शराबखोरी, जिनाखोरी, सारे गलत काम करते हैं, जो कि याह्या खान खुद थे। या फिर आपको मिलेंगे मुल्ला जनरल, जो नमाजी टाइप के, उस टाइप के लोग हैं, राइट। बीच में आपको कोई नहीं मिलेगा। सो रेडिकल में या तो बहुत ज़्यादा शराबखोरी करने वाले लोग मिलेंगे या फिर आपको बिल्कुल ही नमाजी टाइप के मिलेंगे, राइट। या वो होंगे जो क्लोजेटेड हैं, वैसे नमाज मुल्ले बनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जाके फिर सारे काम करते हैं, राइट। ये शुरुआत जो अयूब खान ने कर दी थी, बहुत से लोग भुट्टो को लिबरल बताते हैं, तो भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली बार वो काम किए फ़ौज के साथ जिसकी वजह से फ़ौज ये रेडिकलाइज हुई। अब वो क्या क्या काम थे एक एक करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात आती है ऑफिसर मेस की। पहला इन्होंने काम किया ऑफिसर में, जहाँ पे शराब शुरू से ही चलती है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, राइट। तो इन्होंने पब्लिक कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जो होता था मिलिट्री मेस में, वो इन्होंने बंद करवाया। बंद नहीं कराया, चालू किया, बट इट वाज फ्राउंड अपॉन। लोग मतलब बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, राइट। लेकिन फिर भी लोग ड्रिंक करते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, जुमे की नमाज़ पढ़ना कंपलसरी कर दिया कि आपने जुमे की नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज़ भी पढ़नी है, बल्कि 4 से 5 इन्होंने बोला था। एक नमाज की जो लीडर जो कराने वाले थे, इंस्ट्रक्टर, उनसे भी एक लेवल आगे थे, वो कहते हैं नहीं आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, राइट। तो एक तरीके का आपने अपने ही मुसलमानों पे मज़हब को फोर्स करना चालू किया। तीसरी चीज़ जो इन्होंने की, एक स्टाफ कॉलेज होता था क्वेटा में, तो उसका जो एम्बलम था डेट वाज आउल, जो अंग्रेज था आउल, उल्लू। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ये साहब उल्लू गैर मजहबी है, उल्लू को हटाओ, हम अभी तक अंग्रेज के गुलाम बने हुए हैं। तो मतलब इट वाज अ सेंसलेस थिंग। उसके बाद मिलिट्री की पार्टीज होती थी, डिनर्स होते थे, उसमें उन्होंने कहा गया कि वाई वुड वी कम इन टू यूनिफॉर्म, हम तो सब शेरवानी पहन के आएंगे, सलवार शमीज़ पहन के आएंगे, ये तो हमारा ट्रेडिशनल अटायर है। तो इस तरीके की इन्होंने बातें की। अच्छा, आप वैसे देखें तो आपको बात लगेगी साहब सही तो कह रहे थे, लेकिन बात यह है कि फ़ौज एक अलग इदारा होता है, राइट। जब आप लोगों की डिफरेंट ड्रेसेस रखते हो, स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होती है? इसलिए होती है ताकि कोई अमीर गरीब बड़ा छोटा ये सब ना देखे। लेकिन आप ड्रेस अगर चेंज करते हैं, आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, बेसिकली इट वाज अ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन इस्लाम के बावजूद ये डिसिप्लिन तोड़ा गया।
अच्छा, एक आप छोटा सा एक डिसिप्लिन तोड़ते हैं ना, तो आपके आगे के 100 डिसिप्लिन खतरे में आ जाते हैं। और यही वजह है कि पाक आर्मी हैज़ बीन अनडिसिप्लिन्ड फ्रॉम 1971। भुट्टो के आने के बाद जो रोग एलिमेंट्स थे, जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है, दे स्टार्टेड रोमिंग फ्रीली। क्यों? आपने डिसिप्लिन फौज का सारा तोड़ दिया। अब ज़ियाउल हक साहब आए। ज़ियाउल हक जो थे इस्लामिस्ट बनते थे, ये कोई इस्लामिस्ट नहीं थे। ये बेसिकली भुट्टो को कत्ल करने के बाद ये देख रहे थे किस तरीके से कौम को यूनाइट करना है। अफ़गान सोवियत वॉर हुआ जिसमें इन्हें पैसे मिले, इन्होंने ज़बरन एक पैरा मिलिट्री फोर्स, जो जमात इस्लामी, जो मिलिट्राइज फोर्स थी, उसको पैदा किया। आप कहीं नहीं सुनेंगे कि आर्मी ने खुद ही, किसी मुल्क की आर्मी ने खुद ही एक ऐसी फोर्स क्रिएट कर ली जो कि बाद में उन्हीं के लिए ये सारे, देखें आप दहशतगर्द देखते हैं तो आप जॉब करते होंगे, राइट? आप हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप मैनेजर हो, तो आप भी एक जगह काम करते हैं, फिर रिज़ाइन डालते हैं, फिर दूसरी जगह करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। दहशतगर्दों का एग्जैक्टली यही मॉडल है। हो सकता है आज आप 4 महीने ISIS के साथ लड़के आए, फिर आपने रेजिग्नेशन डाल दिया, नाउ यू आर सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। आपको वैकेंसी कहाँ दिखी? आपको वैकेंसी दिखी जमात इस्लामी में, आप वहाँ भर्ती हो गए। लश्कर झांगवी में आप वहाँ भर्ती हो गए, राइट? हरकतुल अंसार की वैकेंसी निकल गई, उन्होंने हायर पैकेज दिया, वहाँ भर्ती हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन ने आपको इंश्योरेंस प्लस कंपनसेशन दिया, वहाँ हो गए। ये बेसिकली जॉब है। एक भी लड़ने वाला, एक भी लड़ाका मज़हब के लिए नहीं लड़ता। दे फाइट फॉर द सैलरीज, दे फाइट फॉर द पर्क्स। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई। ऑफकोर्स मज़हब है, जो मज़हब का जहर दिया जाता है, दैट्स वेरी हाई, बट दैट्स नॉट द मेन रीज़न। और ये सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने वाले थे ज़ियाउल हक साहब। तो सबसे बड़े दहशतगर्द जमात इस्लामी जो पार्टी बना चुके हैं, मौलाना फजल रहमान और इनके बाप, जो कि माने हुए दहशतगर्द थे। ये स्मगलर हैं डीजल के, इनके बाप माने हुए दहशतगर्द थे। ये सारी कश्मीर की दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते थे। तो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान आर्मी को पूरा तोड़ दिया, इसे पूरी रेडिकल आर्मी बना दिया। जिन्ना साहब की आर्मी का जो स्लोगन होता था पाकिस्तान आर्मी का, वो था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इसे चेंज कर दिया ईमान, तकवा और जिहादी फी सबीलिल्लाह, यानी बेसिकली आप जिहाद करो। उसके बाद 35 से 40% भर्तियाँ होने लगी मदरसे से, मदरसे के अफराद आर्मी के अंदर। अब आप इमेजिन करें, मदरसे का आदमी, आप चपरासी भी नहीं रखेंगे उसे, लेकिन ये लोग आर्मी में दबा के रिक्रूट हुए। अच्छा, यही लोग जब छुट्टी, फ़ौज में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ये लोग छुट्टी मांगते थे कि साहब मरकज़ में जाना है, या तबलीगी जमात में कुछ हो रहा है उसमें जाना है, तो इन लोगों को अलाउ किया जाता था। तो क्या हुआ, आप बेसिकली एक तरीके से एक सेक्ट जो कि तबलीगी है उसे आप छुट्टियां दे रहे हो, या जमातिया है उसे छुट्टी दे रहे हो, और दूसरे को नहीं दे रहे हो। तो अगला कहता था यार इससे बेटर मैं ज्वाइन ही कर लेता हूँ, एटलीस्ट मुझे छुट्टी वुट्टी तो मिल जाएगी, राइट? तो इस तरीके से बेसिकली एक अटेम्प्ट हो रहा था एक सेक्युलर आर्मी को कन्वर्ट करने में, जिहादी आर्मी में, ठीक है। अच्छा, जो ऑफिस था मौलवी का, स्पेशली 80s के दौरान, तो लोगों को पता नहीं मौलवीज भी होते हैं फ़ौज में, तो इनका ऑफिस गेंड प्रोमिनेंस बिकॉज इन्हें डायरेक्ट फंडिंग दे रहे थे सऊदी वहाबीज, जो कि कह रहे थे आर्मी को रेडिकलाइज करो, जिन्होंने पेशावर में ये सारे दहशतगर्द इकट्ठे किए। बेसिकली इनका टारगेट यही था कि रूस को हराया जाए अफ़गानिस्तान में। मौलवियों को, यूनिट मौलवीज जो थे, उनको पैसे दिए गए, तो ये क्या करने लगे, लोगों को उल्टा सीधा इंडोक्ट्रिनेट इन्होंने करना शुरू किया। अच्छा, इससे भी आगे चले गए जब इन्होंने बेसिकली कुरान और सुन्ना के हिसाब से जो बुक्स थी, जो कि वॉर डॉक्ट्राइन्स थे, उन्हें चेंज करना शुरू कर दिया। इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक आई वो थी कुरानिक कंसेप्ट्स ऑफ वॉर। ब्रिगेडियर AM मलिक होते थे, AM नहीं SK मलिक होते थे ब्रिगेडियर, उन्होंने बुक लिखी जिसका फॉरवर्ड लिखा था ज़ियाउल हक ने, और जिसकी सारी जो समराइज करके जो और चीज़ें थी वो उन्हीं के लीगल काउंसिल ने किया था। अब दिस बुक एक्चुअली बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो इनफॉर्मली यही पाकिस्तान आर्मी का इन कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी। अच्छा, इस बुक में क्या था, कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर में उन्होंने पुराने इस्लामिक वॉर लिए और उनको मॉडर्न डे में उन्होंने कहना शुरू किया कि किस तरीके से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, राइट। अब इस बुक में 2 चीज़ों की बात हुई है। एक हुई है दारुल इस्लाम जो कि बिलीवर्स हैं, दूसरे दारुल हर्ब जो कि नॉन बिलीवर्स हैं।
तो उन्होंने लिखा कि हर मुसलमान के लिए वाज़े है कि दारुल हर्ब के ख़िलाफ़, नॉन बिलीवर्स काफिर्स के ख़िलाफ़ जिहाद किया जाए। ये आर्मी के लिए वाज़े है, हर आर्मी मिलिट्री पर्सनल के लिए। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने चेन ऑफ कमांड तोड़ी। आर्मी कुछ नहीं होती है, इट्स अ चेन ऑफ कमांड, ऑर्डर है उसे फॉलो करते हैं इसीलिए। लेकिन जब आप डुप्लीकेसी ले आएंगे ऑर्डर्स में, अगर आपका सर्विंग ऑफिसर ने आपको ऑर्डर दिया कि ये करो, तो आपने उल्टा कह दिया साहब ये तो गैर कानूनी है, या फिर तो कुरान में तो ऐसा लिखा है, तो उस बंदे के पास कोई चारा ही नहीं है, फिर अगला क्या बोलेगा। यही एग्जैक्टली ये काम कर रहे थे। इन्हें लग रहा था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी आर्मी की रेड मार रहे थे, राइट। बेसिकली किसके खिलाफ थे, इस्लाम के नाम लेके कुरान के उल्टे सीधे इन्होंने पता नहीं क्या लेके किस तरीके से इंटरप्रेट किए, जबकि जिन्होंने भी कुरान पढ़ी है उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये सारी चीज़ें, लेकिन इन्होंने यही सारे, चूँकि इन्हें आर्मी को रेडिकलाइज करना था, किया। अच्छा, इंडिया साइड में देख के हंस रहा था, क्यों, उन्हें पता लग गया था कि ये सारी जंग हारने के बाद ये पागल हो गए, तो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखें अब बात समझे। जंग हारने के बाद, जैसे मैंने शराबी का एग्जाम्पल दिया था ना, फिर इन्होंने अपनी बीवी को ही पीटना शुरू किया, अपनी माइनॉरिटीज़ को पीटना शुरू किया। जैसे सिपाही साहिबा पाकिस्तान SSP ज़ियाउल हक ने बनाया, जो कि शियों के खिलाफ थे, जो कहते थे शिया साफ करो। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटीज़, लश्कर जंग इन्होंने बनाया, राइट। अच्छा, कश्मीर के इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, हर चीज़ की बात की और टोटल वॉर की बात की। देखिए, वॉर जब लड़ा जाता है तो वॉर प्रिंसिपल पे लड़ा जाता है। टोटल वॉर का मतलब होता है आपको कोई भी दिख जाए उसे मारो, काटो, रेप करो, जो कि इन्होंने किया बांग्लादेश में, दबा के किया, लोगों के मज़हब कन्वर्ट कराए, जो कि जिन्ना साफ करा रहे थे, राइट। बात ये है कि टोटल वॉर का जो प्रिंसिपल था, अब वॉर तो आपने इंडिया से क्या ही करना था, टोटल वॉर, राइट। बेसिकली एंटी इंडिया पॉलिसी थी। कश्मीर में इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन और इस टाइप के ग्रुप्स को एक्टिवेट करना शुरू किया ऑन दीज लर्निंग्स। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट उल्टे हुए जो पाकिस्तान को आज सफ़र करने पड़ रहे हैं। तो भाई 1988 में ज़ियाउल हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए, ठीक है। अब कहते हैं एक्सीडेंट था, कुछ कहते हैं अमेरिका का हाथ था, लेकिन इन्हें बेसिकली मारने वाले फ़ौज के ही लोग थे जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, राइट। उसके बाद आए मिर्ज़ा असलम बेग। लोगों को लगा था, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को भी लगा कि शायद ये थोड़ा बेटर करेगा चीज़ें, थोड़ा सा फ्रेंडली बात करेगा, ये उनसे भी 2 कदम आगे निकले। इन्होंने बात करनी शुरू कर दी ज़रब मोमिन जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, राइट। ये भी बेसिकली उसी फैक्ट्री की पैदावार थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी मिले, कश्मीर जिहाद की भी उन्होंने बातें की। इन्हें ये लगने लगा था कि अब इतना सारा पैसा आ रहा है तो अब शायद हम इंडिया से जीत सकते हैं। फेक कॉन्फिडेंस है, वही कॉन्फिडेंस था जब आप ड्रग लेते हैं ना, कोकेन लें, स्मैक लें, हेरोइन लें, जो आपके अंदर फेक कॉन्फिडेंस आता है, ये वही मजहबी जहर का टीका लेके इनके अंदर कॉन्फिडेंस था। इन्हें लग रहा था अमेरिका की बैकिंग है, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट। अच्छा, इन्होंने किया, कश्मीर में शुरू में इन्हें सक्सेस मिली, लेकिन बाद में इंडिया ने क्या हाल किया सबको पता है। अच्छा, जहांगीर करामत तक, जो कि मुशर्रफ से पहले तक, थिंग्स वर रनिंग इन अ स्मूथ वे, चीज़ें बहुत सफाई से चल रही थी, राइट। उसको ज्यादा हो रही थी, ये सारी चीज़ें सफाई से मतलब इन अ सेंस कि ये बेसिकली जिहाद जूद कर रहे थे, राइट। जब आया 99 और जब कारगिल वॉर हुआ, अच्छा, जहांगीर करामत वॉज अ फाइन सोल्जर, ही वॉज अ फाइन मैन। वो जिहादी नहीं थे, वो ख़त्म करना चाहते थे, राइट, लेकिन उन्हें नवाज शरीफ ने निकाल दिया। मुशर्रफ लाए, ये भी अपने मजहबी जहर इनके अंदर भी लगा हुआ था। कारगिल जंग में जब ये हारे, तो जिसे कहते हैं ना वाटर शेड मूवमेंट, वो सारा का सारा इनका उस दिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के माइंड में क्लियर हो गया था कि भाई हम इंडिया से नहीं लड़ सकते। जब आप कारगिल जैसी सुपर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इंडिया ने नीचे से आपको हरा दिया, तो मतलब वॉर के केस में तो क्या होगा, यू कैन नॉट फाइट अ वॉर विद इंडिया। एंड देन मुशर्रफ रियलाइज कि भाई अब मैं यहाँ से जो सांप हमने इकट्ठे किए हैं इनको निकालता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ था, 20 साल से फलते फूलते सांप हो गए थे बड़े। पहले सांप थे रेटल स्नेक, जो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ही थे, सलाम करते थे, सल्यूट करते थे, लेकिन फ़ौज को मानते नहीं थे। वो इस प्रिंसिपल पे चलते थे कि भाई मुल्क तो होता ही नहीं है इस्लाम के, देयर आर नो नेशनल बाउंड्रीज इन इस्लाम। तो पहले रेटल स्नेक थे, दूसरे थे कोबरे, जो उन्होंने बाहर छोड़े हुए थे, हिजबुल मुजाहिदीन जमात इस्लामी, कश्मीर में कोबरा छोड़े हुए थे।
तीसरे जो कोबरे अजगर बन गए तालिबान जैसे, जिन्होंने पूरी गवर्नमेंट कब्जा ली काबुल में। और चौथे सपोले, जो मदारिस में पढ़ रहे थे या छोटी पोजीशंस पे लोग थे, राइट। अब इन सांपों ने क्या किया, चूंकि मेन आर्मी पीट रहा था तो ये सांप इकट्ठे हो गए, इन्होंने फिर पाकिस्तानी फौज को ही डसना चालू कर दिया। मुशर्रफ की लाइफ पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए गए। मुशर्रफ ने, हालांकि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में सीधे सीधे जो है वो मुशर्रफ का हाथ था, लेकिन ये सांप मुशर्रफ को भी लाइक नहीं करते थे, राइट। अच्छा, यही जो सांप थे, जो रेटल स्नेक्स थे फौज के अंदर जो थे, ये वो थे जो जंग में हमेशा इंडिया से हार के भागे हैं, लेकिन लोगों के सामने मजहबी बन गए। इन रेटल स्नेक ने 2001 का इंडिया में पार्लियामेंट अटैक करवाया, जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, इस टाइप के लोग। 2008 के जो मुंबई हमले थे उसमें भी ये रेटल स्नेक इन्वॉल्व थे। इन्हें भले ही आप नॉन स्टेट एक्टर कह लो, ये पाकिस्तानी आर्मी के पार्ट थे। हालांकि डसने में एक्सपर्ट थे, तो जो सामने आ जाता था उसे डसते थे। यहाँ तक कि जब 2011 में उसामा बिन लादेन पर अटैक हुआ तो अमेरिका से बदला लेने के लिए इन्होंने कराची में नेवल बेस, जो मेहरान बेस है, वहाँ पर इन्होंने अटैक कराए। टीटीपी से मुज़ाकरात करने के लिए जब ISI वाले गए थे तो इन्होंने किडनैप कर लिए, राइट। तो बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान टीटीपी से आराम से जीत जाएगा, जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों आप अजगर से लड़ने सांपों की उसमें जा रहे हो? बेसिकली फ़ौज के अंदर ही टीटीपी के सिंपैथाइजर्स और उनके हिमायती बैठे हुए हैं, जो आपको कभी भी टीटीपी से जंग जीतने नहीं देंगे। क्यों? वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। टीटीपी शरिया की बातें करता है, वो पाकिस्तान को गैर इस्लामिक मानता है, जो कि आर्मी के अंदर लोग बिलीव करते हैं। असेंशली पाकिस्तान इज़ अ रोग आर्मी राइट नाउ। यह 100% एक रोग आर्मी बन चुकी है, राइट। अच्छा, धीरे 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 अब ये रोग आर्मी बनते बनते पाकिस्तान ने क्या किया, जब सांप इकट्ठे हो जाएं तो आप सपेरे को बुलाते हैं कि भाई सांप सूप निकालो। आर्मी ने क्या बेवकूफ़ी की, इन्होंने देवबंदियों को काउंटर करने के लिए, नवाज शरीफ के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए 2017-18 में लब्बैक TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लॉन्च कर दी। ये बरेलवी थे, इन्हें लगा देवबंदियों को हराने के लिए बरेलवी आ जाएंगे। ठीक है जी, जब बरेलवी क्या थे, ये फिर सांप बन चुके हैं। जो भी आपने ज़रावाला के इंसिडेंट देखे होंगे जहाँ चर्चेस पे ये हमले कर रहे हैं, जो ये मार्च निकाल के आ जाते हैं, ये सारे के सारे बरेलवी फैक्शन हैं। ये और बड़े सांप हैं। तो सांप से लड़ने के लिए आपने दूसरे सांप पैदा कर लिए। नेवला लाना था, आप सांप ले आए, और अब ये सांप सारे मिलके पाकिस्तान को खाएंगे, डसेंगे। क्योंकि अगर बरेली, देवबंदी और ये फौजी सांप और रेटल स्नेक और ये सपोले और रंग बिरंगे पानी वाले, नदी वाले, उड़ने वाले सांप इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता इनसे। क्यों? 50 to 60% पॉपुलेशन यही बचती है। ना आटा है, ना बिजली है, ना रोटी है, ना कुछ है, और सांप इकट्ठा है, राइट। पूरी की पूरी गलती इसमें पाकिस्तान आर्मी की है। इंडिया का जो रोल बताते हैं, इंडिया का इसमें ज़ीरो रोल रहा है। और ये सारी की सारी जो नताइज हुए हैं, जो आपने चित्राल वैली में देखा, जो आप वज़ीरिस्तान में देखते हैं, जो बलूचिस्तान में देखते हैं, सारा की सारी वजह फ़ौज है। बहुत से बेवकूफ़ पाकिस्तानी कहते हैं फ़ौज हमारी है, तो भाई ये फ़ौज आपकी नहीं है, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए बनी है। और इन सांपों की लड़ाई में सबसे पहले आप कुर्बान किए जाएंगे उस ईद के बकरे की तरह, जिससे मोहब्बत तो बहुत होती है, लेकिन ईद वाले दिन कुर्बान करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये थी कहानी। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।